Hello guys, this is Kiran. Today we will discuss measurement of economic development. आज जो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं वो उन्हें एक बार देख लेते हैं. आज हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम एज अ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टू क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्सेस को हम स्टडी करेंगे. PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एंड HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इकोनॉमिक मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर दोज मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट विच रिलेट्स टू द यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज in a manner such that people achieve a high level of income, output and employment. हमारे विकास के जो आर्थिक माप हैं, जो इकोनॉमिक मेज़र हैं, मीन्स क्या है कि हमारे जो दुर्लभ साधन हैं, जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, उनका इस प्रकार से प्रयोग करना, यूज़ करना जिससे लोगों की आय बढ़ सके, उत्पादन बढ़ सके और रोज़गार का एक ऊंचा स्तर हम प्राप्त कर सके. These are the following indicators as economic measurement of economic development: high level of output, high level of employment, high level of income, high level of productivity. Now our social measurement of economic development. Social measurement of economic development are those measures of development which relates to the social structure of the country and show high social status of the people of a country. हमारे विकास के सामाजिक माप किसे कहते हैं हम? विकास के सामाजिक माप वे माप होते हैं जो एक देश के सामाजिक ढांचे से संबंधित होते हैं और जो एक देश के लोगों के ऊंचे सामाजिक स्तर को प्रकट करते हैं. तो इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, हाई एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, इक्वलिटी इन द इनकम एंड वेल्थ इम्प्लाइज सोशल जस्टिस, एटीट्यूड ऑफ द पीपल चेंजेस टू बिकम एनवायरमेंट फ्रेंडली, people start migrating from rural to urban areas for better quality of life. तो ये हमारे सोशल मेजरमेंट है. एज अ इंडिकेटर हम इन्हें कह सकते हैं जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे हमारी नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम एज अ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देखो हमारे कई इकोनॉमिस्ट थे जैसे साइमन कुजनेट्स, यंगसन, मायर, बॉल्डविन. ये फेवर में थे कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मेज़रमेंट है वो नेशनल इनकम में होने वाला जो इंक्रीज़ है, जो राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि है, उसके द्वारा किया जाना चाहिए. क्योंकि देखो नेचुरल है कि अगर एक कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ रही है तो उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ होगी. तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगी तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो नेशनल इनकम में जो इंक्रीज़ है वो ग्रेटर होना चाहिए कंट्री की पॉपुलेशन में होने वाले इंक्रीज़ से, तभी हमारी पर कैपिटा इनकम जो है इंक्रीज़ होगी. लेकिन इसके अगेंस्ट में भी कुछ आर्गूमेंट्स आए. जैसे सैमुअल्सन थे, सैमुअल्सन का ये मानना था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मेज़रमेंट है वो हमारी रियल पर कैपिटा इनकम के थ्रू किया जाना चाहिए. इसके अलावा अगर हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में इनकम से रिलेटेड जो आय से संबंधित जो आंकड़े हैं, जो डेटा है वो नहीं मिल पाते. तो ये इसके आर्गूमेंट था, उसके अगेंस्ट में था कि हम लोग नेशनल इनकम के थ्रू मेज़रमेंट नहीं कर सकते. इसके अलावा राष्ट्रीय आय कैसे उत्पन्न होती है? यदि राष्ट्रीय आय को उत्पन्न करने के लिए समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा त्याग करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो नेशनल इनकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सही इंडिकेटर नहीं हो सकता. तो इसलिए भी इसके कुछ अगेंस्ट में आर्गूमेंट रहे थे. इसके अलावा यदि किसी देश में परमाणु बम या इस तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है तो इससे हमारी नेशनल इनकम तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सही इंडिकेटर नहीं माना जा सकता. तो ये कुछ उसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट आए थे.
कि हमें नेशनल इनकम की बजाय जो है पर कैपिटा रियल इनकम के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजरमेंट करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। पर कैपिटा इनकम क्या है, इससे रिलेटेड हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री की कैसे फाइंड आउट करते हैं, यदि उस कंट्री की नेशनल इनकम को उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड करते हैं तो हमें उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम मालूम हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं करंट ईयर की प्राइसेस पर, चालू वर्ष की जो कीमतें हैं, और बेस ईयर की प्राइसेस पर, आधार वर्ष जिसे हम कहते हैं। अब करंट ईयर प्राइसेस क्या हैं और बेस ईयर प्राइसेस क्या हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। देखो, करंट प्राइसेस चालू कीमतें वस्तुओं और सेवाओं की वे कीमतें हैं जो उस वर्ष में प्रचलित होती हैं। जैसे अगर हम लोग 2019 की अगर हम लोग कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो 2019 में गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस थी वो हमारी कौन से हो जाएंगी, करंट प्राइसेस। और बेस ईयर प्राइसेस, बेस ईयर को हम लोग बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए लेते हैं। और बेस ईयर कैसे डिसाइड किया जाता है, बेस ईयर हम वो ईयर लेंगे जिस ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हुई हों, और बेस ईयर में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा हम 100 मानकर चलते हैं। एक बात और यहाँ पर समझने वाली है, जैसे अभी हमने पर कैपिटा इनकम की बात की थी कि पर कैपिटा इनकम क्या है कि व्हेन नेशनल इनकम इज़ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। एक बात और हम यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें नेशनल इनकम को उसकी टोटल पॉपुलेशन से ही क्यों डिवाइड किया जाता है। तो ये इसका एक रीज़न है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो कम पॉपुलेशन वाले जैसे देश हैं, कनाडा है या कुवैत है, और हमारा भारत जो अधिक पॉपुलेशन वाला देश है, तो इसके कंपैरिजन में जो कनाडा है, जो कुवैत है, वो निर्धन कहला सकते हैं। तो इसीलिए हमें जब हम पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट करते हैं तो हमें उस कंट्री की नेशनल इनकम को वहाँ की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट हम पर कैपिटा इनकम के भी दो कंसेप्ट्स और स्टडी करेंगे। पहला है मॉनेटरी पर कैपिटा इनकम और दूसरा है हमारा रियल पर कैपिटा इनकम। पहले देखते हैं मॉनेटरी पर कैपिटा इनकम। मॉनेटरी पर कैपिटा इनकम को कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस डिवाइड बाय में टोटल पॉपुलेशन। चालू वर्ष की जो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को यदि हम कुल जनसंख्या से भाग कर दें तो हमें मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगी। और नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस को हम मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज भी लिख सकते हैं, और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से तो हमें मॉनेटरी पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट हो जाएगी। तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला जो है हम कर सकते हैं। अब देखो कि मॉनेटरी पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज कैसे होता है। मॉनेटरी पर कैपिटा इनकम में तभी इंक्रीज होगा, मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय में तभी वृद्धि होगी जब उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो जाए, जो प्रोडक्शन है हमारा उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, या फिर उत्पादन की कीमतों में वृद्धि हो जाए, या जो प्रोडक्शन है उसकी प्राइसेस बढ़ जाए। यदि मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय मॉनेटरी पर कैपिटा इनकम में जो इंक्रीज है वो कीमतों में, प्राइसेस में होने वाले वृद्धि के कारण होता है, तो इससे सिर्फ हमें यही मालूम होता है कि इससे लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है, इसीलिए उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जीवन की जो गुणवत्ता है वो भी कम हो जाएगी। तो मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय को हम आर्थिक विकास का सही सूचक नहीं मान सकते, क्योंकि अगर किसी जो मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय है, मॉनेटरी पर कैपिटा इनकम है, अगर उसमें जो इंक्रीज हुआ है वो कीमतों में वृद्धि होने के कारण, प्राइसेस में इंक्रीज होने के कारण हुआ है, तो इससे लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी। अगर परचेजिंग पावर कम होती है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कम हो जाएगी, तो हम इसे आर्थिक विकास का सूचक नहीं मान सकते। तो आर्थिक विकास का सही इंडिकेटर कौन सा होगा, जिससे लोगों के कल्याण में, वेलफेयर में इंक्रीज हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं रियल पर कैपिटा इनकम की।
रियल पर कैपिटा इनकम वास्तविक प्रति व्यक्ति आय का जो अनुमान है वो कीमतों को स्थिर रखकर लगाया जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग जो हमारी प्राइसेस होती हैं उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, या फिर हम इसे बेस ईयर जो हम बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं उसके आधार पर भी हम रियल पर कैपिटा इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि रियल पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज कब होता है, जब वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा बढ़ जाती है, जब गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती है, अगर जनसंख्या स्थिर रहती है और वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसका क्या मीनिंग है? इट मीन्स किसी देश की प्रति व्यक्ति जनसंख्या को वस्तुओं और सेवाओं की अधिक मात्रा उपलब्ध हो रही है, तो ये इसका मीनिंग है। बट देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ रियल पर कैपिटा इनकम एज अ इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारी जो फर्स्ट लिमिटेशन है, इट इग्नोर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मीन्स यह आय के वितरण की अवहेलना करती है। अगर हम इसे इस तरीके से समझें कि अगर मान लो कि किसी भी कंट्री में आय का जो वितरण है, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, तो इसका क्या रिजल्ट होगा कि हमारी इकॉनमी में जो लोग हैं उनका जो रिच पीपल्स है उनका परसेंटेज कम होगा और जो पुअर पर्सन्स है, जो पुअर पीपल है उनका परसेंटेज हाई होगा। मीन्स जो पुअर पॉपुलेशन है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा अगर आय का वितरण असमान है तो ये हमारे आर्थिक विकास का सूचक नहीं हो सकता। अगर एक देश को आर्थिक विकास करना है तो इकॉनमी में, कंट्री में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन आती है हमारी, इट इग्नोर्स द नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन। इसमें गैर बाजारी लेन देन की भी अवहेलना की गई है। इसको एक एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे एक मदर है, वो जो भी सर्विसेज अपने होम में प्रोवाइड करवाती है उसका अपना महत्व है, उससे हमारी जो इकोनॉमिक वेलफेयर है उसमें इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके की कोई भी जो नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। इसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफर फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का आर्थिक विकास में भिन्न भिन्न योगदान होता है। जैसे हम इसको भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर मान लो इकोनॉमी में युद्ध सामग्री का उत्पादन जो है वो अधिक हो रहा है, तो नेचुरल है इससे हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगी, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि इससे हमारे आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होगी। नो डाउट कि इस तरीके की युद्ध सामग्री का उत्पादन करना किसी भी देश के लिए आवश्यक होता है, उसकी सुरक्षा के लिए हमें उत्पादन करना पड़ता है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें कि अगर मान लो इकॉनमी में भोजन है, कपड़ा है, ऐसी वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, तो ये हमारे आर्थिक विकास तथा आर्थिक कल्याण में अधिक वृद्धि करेगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो लिमिटेशन आती है वो है इंक्लूजन ऑफ हार्मफुल गुड्स एंड सर्विसेज। हानिकारक वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन को भी इसमें शामिल किया गया, जैसे शराब है, सिगरेट है आदि के उत्पादन को भी हम इसमें शामिल करते हैं। नो डाउट कि इनके फलस्वरूप हमारी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, परंतु लोगों के जीवन स्तर पर इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। मीन्स क्या कह रहे हैं हम लोग कि जैसे मान लो हमारी इकॉनमी में शराब है, सिगरेट है, इनका उत्पादन होता है, हमारी इनके उत्पादन करने से प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है, लेकिन इनका कंजप्शन करने से हमारे जो जीवन है, जो लाइफ है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन आती है हमारी इंक्रीज इन पॉल्यूशन। अब जैसे जैसे कोई देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है तो पॉल्यूशन का जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो पॉल्यूशन के लेवल को कंट्रोल करने के लिए हम बहुत सारा एक्सपेंडिचर भी करते हैं, चाहे हमें वो नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल करना हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना हो, चाहे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना हो, तो हमें बहुत सारा एक्सपेंडिचर जो है करना पड़ता है। लेकिन जब पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम में से ये एक्सपेंडिचर जो है माइनस नहीं किया जाता। अगर एक्चुअल में हम इसे माइनस करें तो हम देखेंगे कि जो पर कैपिटा इनकम है उसमें अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई होगी।
तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन आ जाएगी हमारी। इसमें नेक्स्ट जो हमारी लिमिटेशन है सिग्निफिकेंस ऑफ लेज़र, इसमें जो विश्राम है उसको भी कोई महत्व नहीं दिया गया, जबकि विश्राम भी हमारे एक आर्थिक कल्याण का सूचक है। तो दीज आर द सम limitations of real per capita income as a index of economic development। अब हम बात करेंगे हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्सेस की। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मीन्स वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर। वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर डिफरेंट फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी एजुकेशन है, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स हैं हमारी, आदि पर निर्भर करता है। तो इसके लिए हम दो इंडेक्सेस को स्टडी करेंगे, PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एंड HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो हम पहले फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की बात करते हैं। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो डेवलप किया था वो मॉरिस डी मॉरिस ने किया था एट द एंड ऑफ 1970। PQLI बेसिकली जो 23 डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनके कंपैरिजन के लिए बेसिकली इसे यूज़ किया गया था। PQLI shows the improvement in quality of life। PQLI हमें क्या शो करता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में, जीवन की गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ है। PQLI के 3 इंडिकेटर्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर, इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडिकेटर एंड बेसिक लिटरेसी इंडिकेटर। तो वन बाय वन हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर मीन इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ ईयर्स न्यू बॉर्न चिल्ड्रन वुड लिव। मीन्स जीवन प्रत्याशा से अभिप्राय नवजात शिशु के वर्षों की संख्या में जीवित रहने से है। अब देखो, प्रत्येक जो व्यक्ति है वो एक लॉन्ग लाइफ स्पेंड करना चाहता है, एक दीर्घ आयु तक जीवित रहना चाहता है। तो जो दीर्घ आयु है वो हमारी बेहतर जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, जो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो हमारी साफ़ सफाई है, उस पर डिपेंड करता है। तो इट मीन्स जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर है ये पॉजिटिव इंडिकेटर है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी LEI अगर ज़्यादा होगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ज़्यादा होगी, अगर LEI कम होगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कम होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडिकेटर। It refers to deaths among children between birth and 1 year of age, that is the number of children infant who die every year per 1000 infants before attaining the age of 1 year। शिशु मृत्यु से अभिप्राय बच्चों के जन्म एवं 1 वर्ष के बीच मृत्यु से है। मीन्स 1 वर्ष में 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और ये हमारा नेगेटिव इंडिकेटर है। नेगेटिव मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम होगा क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी ही ज़्यादा होगी, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना ज़्यादा होगा क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी ही कम होगी। थर्ड है हमारा बेसिक लिटरेसी इंडिकेटर। It refers to ability to read and write. That is, it refers to the number of literate person per 100%. Means साक्षरता से अभिप्राय पढ़ने व लिखने की योग्यता से है, अर्थात प्रति 100 लोगों के पीछे कितने लोग साक्षर या पढ़े लिखे हैं। अगर इसमें हम एज ग्रुप की बात करें तो इसमें हम 15 ईयर या उससे अबव जो एज है उनका परसेंटेज लेंगे जो पढ़ व लिख सकते हैं। तो BLI भी हमारा पॉजिटिव इंडिकेटर है। पॉजिटिव इंडिकेटर मीन्स अगर BLI ज़्यादा होगी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हमारी ज़्यादा होगी, अगर BLI कम होगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कम होगी। तो हमने क्या स्टडी किया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बेसिक लिटरेसी रेट्स आर पॉजिटिव इंडिकेटर वेयरस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ नेगेटिव इंडिकेटर। ये फॉर्मूलेज दिए हुए हैं हमारे कि LEI को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअल वैल्यू माइनस में मिनिमम वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस में मिनिमम वैल्यू। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस में एक्चुअल वैल्यू और डिवाइड कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू माइनस में मिनिमम वैल्यू।
इसी तरीके से बेसिक लिटरेसी इंडिकेटर को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू माइनस में मिनिमम वैल्यू, और डिवाइड कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू माइनस में मिनिमम वैल्यू। तो जब हम तीनों इंडिकेटर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं PQLI का। इन तीनों की वैल्यू को पुट करके यहाँ हम टोटल कर लेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें PQLI की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। PQLI की जो वैल्यू है वो 0 से 100 के बीच में होती है। 100 सबसे खराब स्थिति को व्यक्त करता है और 100 जो है बेहतर स्थिति को व्यक्त करता है। PQLI की कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं, जैसे PQLI यूजेस ओनली 2 हेल्थ इंडिकेटर्स, 2 ही हेल्थ इंडिकेटर्स को लेके चलता है PQLI। एक हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और दूसरा है हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडिकेटर। असाइन इक्वल वेट्स टू ऑल 3 इंडिकेटर्स, एग्रीगेट है नेचर में ये। इट हैज़ इग्नोर्ड मैनी अदर इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ well-being like income, employment, social and political freedom। तो ये कुछ जो हमारे important dimension है उसको भी ignore कर देते हैं। तो these are the some shortcomings of PQLI। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। PQLI एंड HDI बोथ आर द कंपोजिट इंडेक्सेस। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस जो किया गया था वो UNDP ने 1990s में अपनी फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की थी। उसके बाद UNDP जो है एवरी ईयर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश कर रहा है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन development is a process of widening people's choice as well as raising the level of well-being achieved। देखो, अगर हम यहाँ पर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात करें तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो चॉइस है, जो चुनाव है, उसमें केवल एक ही चुनाव के विस्तार पर बल दिया था और वो थी इनकम, आय हमारी। लेकिन जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडिकेटर है, जो इंडेक्स है हमारा, इन्होंने जो अदर चॉइसेस हैं उनको भी इंक्लूड किया है। जैसे हमारी एजुकेशन से रिलेटेड जो चॉइसेस हैं, हेल्थ है, हमारी जो पर्यावरण है, जो पॉलिटिकल जो फ्रीडम है, हमारी जो सामाजिक जो सोशल फ्रीडम है, हमारी जो इकोनॉमिक फ्रीडम है हमारी, उन सबको भी इंक्लूड करता है। मीन्स जो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो धारणा है उसने लोगों को एक सेंटर स्टेज पर लेके आया है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को आगे हम इसके जो इंडिकेटर्स है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। देयर आर 3 इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लॉन्जिविटी, जिसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कह सकते हैं, एजुकेशन, नॉलेज एंड एजुकेशनल अटेनमेंट, इनकम और पर कैपिटा रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें ये जो पहले 2 इंडिकेटर हैं हमारे, ये हमारे PQLI की तरह ही है। तो 1 बाय 1 हम इसे स्टडी करेंगे। पहला है हमारा लॉन्जिविटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन दीर्घता। जीवन दीर्घता से अभिप्राय है कि एक नवजात के कितने वर्ष तक जीवित रहने की संभावना है। मीन्स जो एक न्यूबॉर्न बेबी है वो कितने ईयर्स तक जो है जीवित रहेगा, कितनी पॉसिबिलिटी है। तो ये हमारी जीवन दीर्घता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो ये पॉजिटिव इंडिकेटर है। पॉजिटिव इंडिकेटर मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन दीर्घता जितनी ज़्यादा होगी, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर है, वो उतना ही ज़्यादा होगा। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी कम होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उतनी ही कम होगी। सेकंड आता है नॉलेज एंड एजुकेशनल अटेनमेंट। इसमें हम लोगों ने आगे से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमारा एडल्ट लिटरेसी रेट हम इसमें लेंगे, ग्रोस और कंबाइंड रेशियो को हम इसमें लेंगे। एडल्ट लिटरेसी रेट में हम लोग जो 15 ईयर या उससे अबव का जो परसेंटेज है उनको हम काउंट करते हैं, जो प्रत्येक दिन में जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस है, जो सरल वाक्य है, उनको पढ़ने तथा लिखने दोनों की योग्यता हो, तो उनको हम लेंगे। इसमें हम लोग 15 ईयर या उससे अबव का जो परसेंट है उसको काउंट करेंगे। और इसमें हम ये देखेंगे कि जो एज ग्रुप है वो सिंपल सेंटेंस जो हम डेली यूज़ करते हैं उसको पढ़ने में और लिखने में इनकी क्या योग्यता है,
है उसको हम देखेंगे, तो दोनों योग्यताएं ही इसमें होनी चाहिए। फिर सेकंड है ग्रॉस और कंबाइंड रेशियो। इसमें हम लोग जो हमारी एजुकेशन है उसको आगे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल्स पर इसका अनुमान लगा सकते हैं। प्राइमरी प्राथमिक में हम लोग जो 5th तक की एजुकेशन है उसको लेंगे। सेकेंडरी में हमारी मिडिल या सेकेंडरी जो लेवल है एजुकेशन का उसको हम काउंट करेंगे। और टर्शरी में हमारी जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो इनरोलमेंट है, जो एजुकेशन है, उसको हम काउंट करेंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी से हम लोग इनरोलमेंट जो रेशियो है वो फाइंड आउट करके उसको टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो एजुकेशनल अटेनमेंट है या जो नॉलेज है वो इंडिकेटर फाइंड आउट हो जाएगा। तो थर्ड हमारे पास आता है इनकम और पर कैपिटा रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कहते हैं, जीवन का स्तर। इट इम्प्लाइज परचेजिंग पावर ऑफ अ पीपल, यानी कि ये परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट करता है। परचेजिंग पावर मीन्स देयर कैपेसिटी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, कि हमारे पास जो इनकम है उससे हम कितने गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर सकते हैं, वो हमारा कौन सा थर्ड इंडिकेटर शो करेगा। थर्ड इंडिकेटर है हमारा, इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और पर कैपिटा रियल जीडीपी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जीडीपी एट करंट प्राइसेस को हम डिवाइड कर देंगे हमारी टोटल पॉपुलेशन से। दिस चार्ट आल्सो शोज द डायमेंशन इंडिकेटर्स, डायमेंशन इंडेक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसकी अभी हमने बात की है। HDI इज़ आल्सो अ कंपोजिट इंडेक्स। हमने जो भी इंडिकेटर्स लिए हैं तीनों, उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्चुअल वैल्यू माइनस में मिनिमम वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू माइनस में मिनिमम वैल्यू, और जब हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे तो हम HDI का जो कंस्ट्रक्शन है वो कर सकते हैं। तो HDI की रैंकिंग है जो वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब हम लॉन्जेविटी, नॉलेज एंड एजुकेशनल अटेनमेंट और इनकम और पर कैपिटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लेंगे और इनको ऐड करके हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें HDI की वैल्यू या रैंकिंग जो है वो मिल जाएगी। और HDI की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग HDI। फर्स्ट लिमिटेशन है, इट डज नॉट कंसिडर सम इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट सच एज हाउसिंग एंड सैनिटेशन क्वालिटी, लेवल ऑफ पॉल्यूशन, क्राइम रेट्स एक्सेट्रा। HDI की जो लिमिटेशन है कि इसमें हम जो इम्पोर्टेंट डायमेंशन है, जैसे सैनिटेशन की क्या क्वालिटी है, पॉल्यूशन का क्या लेवल है, क्राइम रेट कितना है, तो उसको हमने इंक्लूड नहीं किया। सेकंड, पर कैपिटा इनकम डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ आल्सो अ लिमिटेशन ऑफ HDI while using it. Third is value based on purchasing power parity changes very quickly and are likely to be inaccurate or misleading. ये purchasing power जो यहाँ पर है वो क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। Purchasing power parity means कि जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस को जो प्रभावित करने वाले, इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट है या ड्यूटी है, अगर ये ना हो तो एक समान वस्तु की जो कीमत है वो अलग अलग देशों में एक समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन जो परचेसिंग पावर पैरिटी है वो वेरी क्विकली, बड़ी जल्दी से चेंज होती रहती है, जो इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग हो सकती है। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ आवर HDI. So this is our topic, measurement of economic development. I hope you got all the points. अगर कोई भी प्रॉब्लम है you can write in the comment section also. Thank you everyone.